मीणा मीना काफी आकर्षक और प्रतिभावान अविवाहित युवती है और वह दिल्ली में एक कंपनी में काफी ऊंची पोस्ट पर कार्यरत है और अपना जीवन यापन भी उच्च स्तर पर ही कर रही है। उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसकी विवाह में कोई रुचि नहीं है। विवाह में रुचि न होने का भी एक बड़ा कारण है। मीणा के माता पिता राजस्थान के जयपुर शहर में रहते हैं और उनकी दो बेटियां हैं, जिनमें मीणा छोटी बेटी है। उसकी बड़ी बहन का विवाह सफल नहीं हो पाया था, जिस कारण मीणा के मन में भी विवाह को लेकर काफी असुरक्षा की भावना आ गई थी। मीणा की बहन समीक्षा का विवाह उसके माता पिता ने काफी धूमधाम से करवाया था। उन्होंने उसके लिए काफी अच्छा जीवन साथी चुना था, संपन्न परिवार और काफी अच्छा कमाने वाला पति। लेकिन भाग्य का खेल दोनों पति पत्नी में भी बनी ही नहीं। उनका विचार नहीं मिले और उनके बीच मनमुटाव होना शुरू हो गए। मीणा की बड़ी बहन समीक्षा भी काफी आकर्षक और प्रतिभावान युवती थी। स्कूल कॉलेज में सभी प्रतियोगिता में सबसे आगे और पढ़ाई में भी उसने काफी अच्छे परिणाम प्राप्त किए थे। समर्थ भी उसी कॉलेज में समीक्षा की क्लास में ही था और हमेशा समीक्षा का प्रतियोगी रहा, किंतु दोनों में से कोई भी नहीं जानता था कि वह दोनों मन ही मन आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं। किंतु जब उन दोनों को ये बात महसूस हुई तब काफी देर हो चुकी थी। समीक्षा की शादी एक काफी संपन्न और अमीर घर में तय हो गई थी। जब समर्थ को ये पता लगा तो वह बहुत बेचैन हो गया और उसने समीक्षा से मिलने की कोशिश की। दोनों ही शिक्षित एवं समझदार थे, इसीलिए उन दोनों ने समय को देखते हुए निर्णय लिया कि अब काफी देर हो चुकी है, इसीलिए समीक्षा को अपने माता पिता की इच्छा अनुसार ही विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही नहीं चाहते थे कि समाज में समीक्षा के माता पिता को शर्मिंदगी उठानी पड़े। जाते समय उसने कहा था कि वह समीक्षा से बहुत प्यार करता है, किंतु उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता और वह हमेशा चाहता है कि समीक्षा खुश रहे। समीक्षा भी अपने माता पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए अपने जीवन के इतने बड़े फैसले को लेती है। वह जहां उसके माता पिता ने विवाह तय किया है वहीं पर विवाह करेगी और एक तरह से ये विवाह ना होकर समझौता ही था, जिसके कारण उसे जीवन में आगे भी पल पल समझौते करने थे। समीक्षा जब शादी करके ससुराल आई तो नई बहू के रूप में उसकी खूब आवभगत की गई और विवाह की सारी रस्मों को संपन्न कराया गया। उसका पति निकुंज अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उसके माता पिता ने उसे काफी लाड़ प्यार से पाला था। इस कारण उसने कभी भी किसी भी चीज को बांटना नहीं सीखा था। निकुंज हमेशा से अपने घर पर हर चीज में एकाधिकार की भावना रखता था। वह सोचता था कि जो भी घर पर है वह सब उसका है और वह जिस तरह से चाहे उसका प्रयोग कर सकता है, और उसने इसी कैटेगरी में समीक्षा को भी रखा था। वह समीक्षा को इंसान न समझकर सामान्य ही समझता था। वह चाहता था कि जैसा वह कहे वैसा ही समीक्षा करे, किंतु इंसान कभी ना कभी तो विरोध करता ही है और समीक्षा ने भी किया। समीक्षा को जब लगा कि वह अपने पति के साथ नहीं रह पाएगी तो उसने अपने माता पिता को इस बारे में बताया। माता पिता भी परेशान हो गए। उन्होंने निकुंज के माता पिता से इस बारे में बात की, किंतु वे लोग भी इस संबंध में कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनका बेटा उनकी कोई बात सुनता ही नहीं था। लाचार होकर उन्होंने समीक्षा के माता पिता को सारी स्थिति की जानकारी दे दी कि वे इस मामले में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें पता चलता है कि समीक्षा मां बनने वाली है और निकुंज का उसके प्रति व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं था। तो सभी लोगों ने मिलकर फैसला किया कि उन दोनों को अलग हो जाना चाहिए। सभी औपचारिक एवं कानूनी कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात दोनों के बीच में तलाक हो गया और दोनों में से किसी भी पक्ष ने भी इसे रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वे लोग जानते थे कि उन दोनों का साथ में रहना संभव नहीं है। समीक्षा अपने माता पिता के घर आकर रहने लगी और समय आने पर उसने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म के पश्चात समीक्षा को भी लगा कि वह अकेली नहीं है। अपने बेटे के सहारे वह अपना जीवन यापन कर लेगी। उसी समय मीणा ने अपना स्कूल समाप्त कर कॉलेज में एडमिशन लिया था। अपनी बहन की स्थिति देखकर उसे लगा कि क्या विवाह करना जरूरी है। यदि उसकी बहन बिना जीवन साथी के अपना जीवन यापन कर सकती है तो वह क्यों नहीं। तभी उसने निर्णय लिया था कि वह कभी भी विवाह नहीं करेगी।
समीक्षा ने भी अपने जीवन की नई शुरुआत की थी। कॉलेज में टॉपर रहने के साथ ही उसने कई तकनीकी कोर्सेज भी कर रखे थे और उसके पास कई तरह के सर्टिफिकेट भी थे जो उसे प्रतियोगिताओं में भाग लेने के कारण मिले थे। अपनी योग्यता के बल पर उसने अपने ही शहर जयपुर में एक कंपनी में नौकरी कर ली थी। अब उसका समय बीतने लगा है। उसका बेटा भी 3 साल का हो गया था, जिसका उसने एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। मीणा ने भी अपना कॉलेज खत्म किया तो उसे भी दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब का काफी अच्छा ऑफर आया और उसने उसे स्वीकार भी कर लिया। अब वह भी दिल्ली में स्वतंत्र रूप से अकेले रहकर अपना जीवन यापन कर रही थी। उसके माता पिता के द्वारा लगातार उस पर विवाह के लिए दबाव बनाया जा रहा था। उसने अपने माता पिता से कह दिया था कि वह विवाह नहीं करना चाहती है, किंतु कौन से ऐसे माता पिता हैं जो अपनी बेटी का घर नहीं बसाना चाहते। वह लगातार प्रयास करते जा रहे थे कि कब उनकी बेटी विवाह के लिए मान जाए। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, जीवन अकेले नहीं बीतता है, किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है। तो उसने कहा कि समीक्षा दीदी भी तो अकेले ही जीवन यापन कर रही हैं। भले ही उनके साथ उनका बेटा उनके साथ है, लेकिन जीवन साथी तो नहीं है। यदि मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगी। माता पिता ने समझाया कि बेटा, सभी का भाग्य एक जैसा नहीं है। जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे वही मिलता है। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन मीणा ने नहीं मानी। एक समय के पश्चात माता पिता ने भी उसे समझाना छोड़ दिया। एक दिन मीणा के पास समीक्षा का फोन आया। उसने मीणा को बताया कि उसकी कंपनी की एक ब्रांच दिल्ली में भी है और उसका दिल्ली में ट्रांसफर किया जा रहा है और अब उसे और उसके बेटे को दिल्ली में ही रहना होगा। समीक्षा ने ये भी कहा कि उसके लिए रहने की कोई व्यवस्था देखे। मीणा ने जब ये सुना कि उसकी दीदी समीक्षा दिल्ली रहने आ रही हैं, तो उसने अपनी दीदी को अपने साथ ही रहने के लिए कहा, क्योंकि उसने अपनी कमाई में से एक फ्लैट दिल्ली में ले रखा था। समीक्षा मना कर देती है, कहती है कि तुम्हें परेशानी होगी क्योंकि मेरे साथ में एक छोटा बच्चा भी है और वह अपने रहने की व्यवस्था स्वयं करना चाहती है। मीणा जिद करती है और कहती है कि यदि दोनों बहनें साथ में रहेंगी तो बच्चे की परवरिश काफी अच्छे से हो जाएगी। मीना की जिद के आगे समीक्षा मान जाती है और कहती है, ठीक है, मैं अगले हफ्ते आ रही हूँ। समीक्षा अपने बेटे रचित के साथ अगले हफ्ते दिल्ली आ जाती है। समीक्षा के दिल्ली आ जाने से मीणा कुछ दिन काफी व्यस्त रहती है, क्योंकि समीक्षा को भी अपनी नई कंपनी ज्वाइन करनी थी और रचित का भी एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाना था। वह सब करते करते एक सप्ताह कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। रचित का एडमिशन पास के ही एक अच्छे स्कूल में करवा दिया गया। सोमवार से उसे स्कूल जाना था। पास के ही स्कूल में इसलिए एडमिशन करवाया गया क्योंकि समीक्षा चाहती थी कि वह स्वयं रचित को छोड़ने और लेने जाए और टीचर से उसकी प्रगति के बारे में पता करे, क्योंकि उसकी कंपनी भी मीणा के फ्लैट के पास में ही थी। रविवार का दिन रचित के स्कूल बैग, शूज, यूनिफॉर्म और कॉपी किताबें व्यवस्थित करने में ही चला गया और जब अगले दिन दोनों बहनें रचित को स्कूल छोड़ने गईं, तो समीक्षा स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने उनके ऑफिस में चली गई और मीणा बाहर ही स्कूल के बरामदे में खड़ी हो गई। उसने प्रिंसिपल के ऑफिस में जाने से मना कर दिया और कहा, दीदी, आप स्वयं ही जाकर बात कर लो, मैं रचित का स्कूल देखना चाहती हूँ। समीक्षा ने कहा, ठीक है, तुम यहाँ रुको, स्कूल देखो, मैं प्रिंसिपल से बात करके आती हूँ। मीणा जब स्कूल के ग्राउंड में टहल रही थी तो उसने सामने देखा एक बच्ची स्कूल के झूले में बैठी हुई है। वह उसे बच्ची को देखने लगी, लेकिन अचानक से उसकी नज़र झूले के ऊपर पड़ी तो उसने पाया कि झूले के ऊपर जो लोहे की जंजीर लगी होती है, वह जहाँ से जुड़ी हुई थी वहां से धीरे धीरे हटने लगी और झूले के एक तरफ का हिस्सा गिरने वाला था। मीणा ने उस बच्ची को दौड़कर पकड़ लिया और वह बच्ची झूले से गिरने से बच गई। उस बच्ची ने बहुत ही प्यारी आवाज में मीणा को थैंक यू बोला और स्माइल करके चली गई। मीणा उस बच्ची को जब तक देखती रही तब तक वह चली नहीं गई। पता नहीं क्यों उसे इस बच्ची से काफी लगाव महसूस हो रहा था। तभी समीक्षा आ जाती है और दोनों बहनें अपने घर वापस आती हैं, क्योंकि दोनों को ही अपनी अपनी जॉब पर जाना था। रचित के स्कूल की छुट्टी दोपहर 1:30 बजे हो जाती है और ये समीक्षा के लंच का भी समय होता है। उसे 1 घंटे का समय मिलता है रचित को घर पर लाने और लंच करने के बाद समीक्षा रचित को अपने साथ अपनी कंपनी ले जाती है
और रचित वहीं पास में बैठकर अपनी मम्मी को काम करते देखता रहता है। समीक्षा ने अपने बॉस को पहले ही बता रखा था कि उसका बेटा उसके साथ ही ऑफिस में रहेगा और उन्हें भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। समीक्षा और रचित की यही दिनचर्या बन गई थी। समीक्षा ऑफिस के कार्यों के साथ ही रचित को भी काफी अच्छे से देख रही थी। धीरे धीरे समीक्षा के ऑफिस में रचित सभी स्टाफ से जुड़ गया था। स्टाफ के सभी लोग रचित को पसंद करने लगे थे और उसकी परवाह भी करने लगे थे, जैसे लोग अपने घर के बच्चों की परवाह करते हैं। रचित था ही इतना प्यारा कि कोई भी उसे देख ले तो उसकी तरफ आकर्षित होने से अपने आप को रोक नहीं सकता है। इसी तरह 2 महीने निकल गए। एक दिन समीक्षा को उसके बॉस की तरफ से एक प्रोजेक्ट प्राप्त होता है जिसे उसे 3 महीने में करना है और ये प्रोजेक्ट उसे दिल्ली के बाहर रहकर ही पूरा करना था। समीक्षा परेशान हो जाती है क्योंकि इन 3 महीनों में रचित कैसे रहेगा और यदि वह उसे अपने साथ ले जाती है तो वो उसकी पढ़ाई का भी नुकसान होगा और यदि समय पर बच्चों को अनुशासन नहीं सिखाया जाता है तो नुकसान उन्हीं का होता है। मीरा घर आती है और समीक्षा को परेशान देखती है तो उससे उसकी परेशानी के बारे में पूछती है कि दीदी क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हैं। तब समीक्षा मीरा को अपनी परेशानी के बारे में बताती है। मीरा कहती है कि 3 ही महीने की तो बात है, वह किसी तरह से मैनेज कर लेगी। समीक्षा कहती है कैसे मैनेज कर लेगी, तुम्हारा ऑफिस भी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है और यदि 1:30 बजे तुम आकर रचित को लेकर भी जाओगी तो भी तुम्हें 30 किलोमीटर आना जाना पड़ेगा और पता नहीं तुम्हारे बॉस ऑफिस में रचित के रहने को पसंद करेंगे या नहीं, और तुम्हारा काम टेक्निकल है और ऑफिस में यदि रचित रहेगा भी तो उस पर तुम ज्यादा ध्यान नहीं दे पाओगी। तभी मीरा को अपने साथ काम करने वाली लड़की मोनिका का ध्यान आता है। उसने एक बार कहा था यदि मीरा को किसी काम वाली की आवश्यकता हो तो वह उसे बताए। वह मोनिका को फोन करती है और अपनी समस्या बताती है। मोनिका कहती है कि जब उसने ये कहा था तब उसके पास इसकी दीदी ने एक लड़की को भेजा था और उसे वह लड़की अच्छी लगी थी। एक ही नज़र में सरल और काफी सुलझे स्वभाव की थी। मीरा कहती है कि यदि हो सके तो तुम उस लड़की को हमारे यहाँ काम पर भेज दो, हम बात कर सकते हैं उससे और यदि वह उन्हें ठीक लगी तो वह अपने यहाँ काम पर उसे रख लेंगे। मोनिका कहती है कि ठीक है, मैं बात करके देखती हूँ। यदि उसे कहीं और काम नहीं मिला होगा तो वह उस लड़की को मीरा के यहाँ भेज देगी। समीक्षा को भी 2 दिन बाद जाना था और किसी दूसरे के भरोसे वह अपना बच्चा छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, किंतु उसकी मजबूरी थी कि उसे जाना था क्योंकि उसकी नौकरी काफी अच्छी थी और दोबारा ऐसी नौकरी मिलना आसान नहीं होगा उसके लिए। मीरा के पास मोनिका का फोन आता है कि वह लड़की शाम 6 बजे तुम्हारे घर आ जाएगी और यदि ठीक लगे तो अपने हिसाब से बात कर लेना। मीरा का ऑफिस 5 बजे बंद होता है तो वह घर जल्दी जाती है और समीक्षा को भी उसने जानकारी दे दी थी, इसीलिए वह भी समय पर घर पहुंच जाती है। शाम को बेल बजती है तो मीरा दरवाजा खोलती है और सामने देखती है तो उसे 15-16 साल की एक साधारण सी लड़की दिखाई देती है और उसके चेहरे पर काफी मासूमियत सी थी। मीरा उसे अंदर बुलाती है और बैठाती है। उसे आश्चर्य होता है कि इतनी कम उम्र में कोई अनजान जगह पर काम करने कैसे निकल सकता है। जब वह उस लड़की से उसके बारे में पूछती है तो वह लड़की अपना नाम राधा बताती है। वह बताती है कि उसे काम की काफ़ी आवश्यकता है। उसके पिता एक बार किसी काम से दिल्ली के बाहर गए थे, तभी से नहीं लौटे और इसी कारण उसे अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। उसकी माँ काफ़ी बीमार है, इसीलिए अब उसे ही काम करना पड़ेगा। राधा से बात करके दोनों बहनों को ऐसा लगा कि वह उनके घर काम करने के लिए और रचित की देखभाल करने के लिए ठीक है, और मीरा ने ये भी कहा कि कोई दिक्कत होगी तो वह देख लेगी। तब समीक्षा रचित को दिल्ली छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गई। राधा को भी अच्छे से समझा दिया गया कि उसे क्या करना है। घर के छोटे मोटे कामों के साथ उसे रचित की देखभाल भी करनी है और स्कूल से लेकर भी आना है। मीरा ने कहा कि वह रचित को स्वयं स्कूल छोड़ दिया करेगी, लेकिन वापसी में राधा उसे लेकर आएगी। राधा भी तैयार हो गई और उसे अगले दिन से काम के लिए आने के लिए कह दिया गया और कुछ पैसे भी दे दिए गए जिससे वह अपनी माँ के लिए कोई व्यवस्था करके आ सके।
समीक्षा को 2 दिन बाद निकलना था, इसीलिए इन 2 दिनों में उसने राधा को काम काफी अच्छे से समझा दिया। फिर वह दिन भी आ गया जब समीक्षा को बाहर जाना था। पैकिंग उसने एक दिन पहले ही कर ली थी, जिसमें राधा और मीणा ने उसकी मदद की थी। रचित भी काफी समझदार था। वह परिस्थितियों के अनुसार हर चीज अपने आप ही समझ लेता था, इसीलिए उसने भी अपनी माँ को काफी परेशान नहीं किया। समीक्षा ने उसे बताया कि वह कुछ दिन बाहर रहकर फिर से उसके पास आ जाएगी, तो बहुत ही मासूमियत से उसने सर हिला दिया और मुस्कुराकर कहा कि आप अच्छे से जाओ, यहाँ की चिंता ना करो। समीक्षा भी भारी आंखों से जाने के लिए तैयार हो गई। वह समय भी आ गया जब समीक्षा को जाना था। मीणा और रचित दोनों ही समीक्षा को सी ऑफ करने रेलवे स्टेशन आते हैं। समीक्षा को अहमदाबाद जाना था, क्योंकि उसे जो प्रोजेक्ट पूरा करना था वह वहीं पर था। समीक्षा की ट्रेन आ गई तो मीणा और रचित दोनों ने ही उसे बाय किया और समीक्षा भी ट्रेन में बैठकर चली गई। दोनों ही बहनों को नहीं पता था कि आज के बाद उनके जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है, जो उनके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। मीणा और रचित वापस घर आ गए और मीणा रचित को राधा के भरोसे छोड़कर ऑफिस जाने लगी। तभी रास्ते में उसकी गाड़ी के सामने वही बच्ची आ गई जिसे उसने रचित के स्कूल में बचाया था। मीणा ने अचानक से ब्रेक लगाया और गाड़ी रोक दी। मीणा बच्ची के पास गई और कहा कि बेटा, तुम्हारे साथ कोई नहीं है क्या? इस तरह से रोड पर नहीं चला जाता, दुर्घटना हो सकती है। यदि तुम्हें चोट लग जाती तो क्या होता फिर? बच्ची मुस्कुराते हुए कहती है कि मेरा घर सामने है और मम्मी मेरे साथ में। तभी वह देखती है कि तकरीबन 23-24 साल की एक युवती दौड़कर उस बच्ची तक आती है और पूछती है, बेटा स्वीटी, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या हो गया? इस तरह से रोड पर ना खेला करो। मैंने कितनी बार समझाया है तुम्हें, कहीं कोई चोट तो नहीं आई? फिर वह मीणा की तरफ मुड़ते हुए उसे धन्यवाद देती है। मीणा मुस्कुराते हुए कहती है कि आपकी बच्ची बहुत प्यारी है, इसका ध्यान रखा करिए। उस दिन स्कूल में भी इसके साथ दुर्घटना होते होते बच गई और आज भी ऐसा ही हुआ है। स्वीटी की माँ को पहले वाली दुर्घटना के बारे में पता नहीं था, तो वह उसके बारे में पूछने लगती है। तो मीणा ने बताया कि किस तरह से स्वीटी झूला झूल रही थी और वह झूला टूटने की वजह से वह चोट खाने से बच गई थी। स्वीटी की माँ उसे दोबारा से धन्यवाद देती है। ऑफिस पहुंचकर मीणा अपने काम में लग जाती है, किंतु आज उसे कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था, क्योंकि उसे समीक्षा के साथ रहने की आदत पड़ गई थी। उसने समीक्षा को फोन लगाया तो समीक्षा ने बताया कि वह अभी रास्ते में है और कल सुबह तक अपने नए निवास पर पहुंचेगी। मीणा ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना, नहीं तो उसे चिंता लगी रहेगी। समीक्षा ने कहा, तुम चिंता मत करो, यदि कोई समस्या होगी तो मैं जरूर तुम्हें जानकारी दूंगी। मीणा भी अपने काम में दोबारा से लग गई। अगले दिन सुबह समीक्षा जब अहमदाबाद जैसे ही रेलवे स्टेशन पर उतरी तो उसके स्टाफ का एक कर्मचारी उसे लेने आया। उसे बताया गया कि उसके लिए रहने और खाने की व्यवस्था कर दी गई है। तो समीक्षा को कुछ राहत का अनुभव हुआ। उसे बताया गया कि वह आज आराम कर सकती है और ऑफिस दूसरे दिन से ज्वाइन करे, किंतु समीक्षा ने कहा नहीं, वह 12 बजे तक ऑफिस आ जाएगी। जब समीक्षा ऑफिस पहुंचती है तो सारा स्टाफ उसका स्वागत करता है और उसे उसके बैठने की जगह भी दिखाता है। जब वह प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में पूछती है तो स्टाफ उसे बताता है कि अभी मैनेजर सर बाहर गए हुए हैं, जब भी आएंगे तो आपको स्वयं बुला लेंगे। समीक्षा कहती है, ठीक है, यदि उन्होंने मेरे लिए कोई काम बताया हो तो मैं उसे करना शुरू करूं। तो मैनेजर की सेक्रेटरी उसे एक फाइल पढ़ने के लिए देती है और कहती है कि इसी पर उसे काम करना है। समीक्षा फाइल का अध्ययन करने लगती है। 3 बजे ऑफिस का चपरासी आकर उससे कहता है कि मैनेजर उसे बुला रहे हैं। जब वह मैनेजर का ऑफिस पूछती है तो वह कहता है कि मैं आपको ले चलता हूं, और वह समीक्षा को मैनेजर के ऑफिस के बाहर छोड़कर चला जाता है। समीक्षा बाहर दरवाजा खटखटाकर मैनेजर से अंदर आने के लिए पूछती है और मैनेजर उसे आने के लिए कहता है, किंतु जब वह मैनेजर को देखती है और मैनेजर उसे, तो दोनों लोगों को एक झटका लगता है। मैनेजर कोई और नहीं, समर्थ ही होता है, जो उसके साथ पढ़ता था और उसे पसंद भी करता था। समर्थ इस्माइल करता है और कहता है कि समीक्षा, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें दोबारा कभी देख पाऊंगा और हमारा मिलना ऐसे होगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था।
समीक्षा मजाक में कहती है, ये सोचा तो मैंने भी नहीं था कि तुम इतनी बड़ी कंपनी के मैनेजर बन जाओगे और तुम्हारे अंदर मुझे काम करना पड़ेगा। और दोनों हंसने लगते हैं। समर्थ उसे बैठाता है और पूछता है कि उसका जीवन कैसा चल रहा है। समीक्षा कहती है, सब ठीक है, और उसे रचित के बारे में भी बताती है, किंतु वह जानबूझकर अपने तलाक के बारे में उसे नहीं बताती है। इधर अहमदाबाद में समर्थ और समीक्षा मिलकर अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने हेतु प्रयास करने लगते हैं, और उधर दिल्ली में मीरा रचित के साथ अपना समय बिताने लगती है। तब उसे लगता है कि घर में एक छोटा बच्चा होना जरूरी है, किंतु विवाह करने हेतु उसके मन की असुरक्षा अब भी नहीं जाती है। मीरा रोज रचित के साथ पास ही के पार्क में उसे घुमाने जाती थी, और वहीं पर स्वीटी की मम्मी भी स्वीटी को लेकर आती थीं। बच्चों के साथ साथ उन दोनों में भी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। शाम को मीरा रचित के साथ और स्वीटी अपनी मम्मी के साथ पार्क में घूमने आते थे। उनका ये रोज का नियम बन गया था। स्वीटी की माँ सुमन भी मीरा से काफी अच्छे से घुल मिल गई थी। वे लोग अपनी निजी बातें भी आपस में एक दूसरे से बताने लगे थे। तभी मीरा को पता चला कि स्वीटी के पिता को काफी गंभीर बीमारी है, जिसके इलाज के लिए वे लोग काफी परेशान हैं। मीरा ने उनसे कहा, यदि उचित समझे तो वह उनकी मदद करे, किंतु सुमन ने मना कर दिया। उसने कहा कि पैसों की मदद लेकर वह अपनी एक अच्छी दोस्त को खोना नहीं चाहती है। मीरा के ऑफिस में नई नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, जिसमें कई लोग साक्षात्कार देने आते हैं। पोस्ट इतनी भी अच्छी नहीं थी, किंतु बहुत ही अधिक संख्या में आवेदन आते हैं। साक्षात्कार हेतु एक सदस्य के रूप में मीरा को भी रखा जाता है। साक्षात्कार हेतु बनाई गई कमेटी द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार के सर्टिफिकेट की गहन जांच के साथ ही उसके व्यक्तित्व की भी जांच करनी थी, ताकि पता चल सके कि वह उनकी कंपनी में ठीक से काम कर पाएगा या नहीं। उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट जांचते समय मीरा के सामने एक उम्मीदवार की फाइल आती है, तो वह देखती है कि उसकी योग्यता इस पोस्ट से कहीं अधिक है, किंतु फिर भी वह इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा है। जब उम्मीदवार सामने आता है तो मीरा उसे देखती रह जाती है। वह एक आकर्षक व्यक्तित्व का युवक होता है, जो एक ही नजर में किसी भी लड़की की नींद उड़ा सकता था। कुछ समय तक देखने के पश्चात जब उसके आसपास हलचल होती है, तो मीरा को भी एहसास होता है कि वह क्या कर रही है, और वह अपना ध्यान इधर उधर भटकाने लगती है। कमेटी के सदस्यों द्वारा जब उस युवक आरब से पूछा जाता है कि उसकी योग्यता इतनी अधिक होने के बाद भी वह इस नौकरी के लिए आवेदन क्यों कर रहा है, तो वह बताता है कि उसकी पारिवारिक समस्याएं उसे मजबूर कर रही हैं कि उसे किसी भी तरह से कोई भी नौकरी मिले और वह उसे करे। अपनी योग्यता के बल पर उसे नौकरी पाने के लिए काफी समय लगेगा, और उसके पास फिलहाल समय नहीं है, और उसे पैसे की बहुत आवश्यकता है। मीरा और सभी कमेटी के सदस्य उसकी स्पष्टवादिता और उसके बोलने के तरीके से काफी प्रभावित होते हैं, और उसे नौकरी मिल जाती है। आरब मीरा से काफी नीचे पोस्ट पर नियुक्त था, और उसे मीरा के अंदर ही काम करना था। धीरे धीरे समय बीतने लगा, और मीरा को पता ही नहीं चला कि वह आरब को पसंद करने लगी है। समीक्षा को गए 2 महीने हो चुके थे, और राधा ने भी घर का काम संभाल लिया था। वह रचित की देखभाल भी काफी अच्छे से करती थी, और रचित भी उससे काफी घुल मिल गया था। मीरा को कुछ दिन से लगने लगा था कि आरब काफी परेशान है। जब उसने पूछा तो आरब ने सिर्फ इतना बताया कि उसकी सिर्फ कुछ निजी समस्याएं हैं, जिससे वह परेशान है, और वह अपनी निजी समस्याएं किसी से भी बांटना नहीं चाहता है। उसकी बात से मीरा को बहुत धक्का लगा, लेकिन वह कुछ भी नहीं कह पाई। आरब की परेशानी बढ़ती ही जा रही थी, जो उसके चेहरे से झलकती थी, और इसी कारण मीरा भी परेशान रहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आरब की समस्या का निदान कैसे करे, क्योंकि वह उसे कुछ बता भी नहीं रहा था। एक दिन आरब किसी को भी बताए बिना ऑफिस आना बंद कर देता है, और उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। मीरा भी उसे खोजने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन खोज नहीं पाती। तब मीरा का मन बहुत खराब हो जाता है, और वह ठान लेती है कि वह किसी भी हालत में विवाह नहीं करेगी। इसी तरह 3 महीने व्यतीत हो गए। समर्थ और समीक्षा ने भी काफी लगन से अपना प्रोजेक्ट समय पर पूरा किया। समीक्षा के वापस दिल्ली जाने का भी समय आ गया था, लेकिन समर्थ के साथ काम करते करते उन दोनों के मन में जो पुराने एहसास थे एक दूसरे के लिए, वह पुनः जाग गए थे। किंतु समर्थ ने अपने उन एहसासों को दबाकर उसने समीक्षा के लिए ऑफिस में विदाई समारोह भी रखा, और काफी अच्छे से उसे विदा किया।
जैसे ही समीक्षा दिल्ली के लिए ट्रेन से रवाना हुई, उसे एक लिफाफा अपने चपरासी के द्वारा प्राप्त हुआ और उस लिफाफे को पढ़कर उसे काफी आश्चर्य होता है। जब समीक्षा वापस घर पहुंचती है तो मीरा और रचित बहुत खुश होते हैं और उसके लिए एक वेलकम पार्टी भी आयोजित करते हैं। अगले दिन समीक्षा जब ऑफिस जाती है तब उसे पता चलता है कि उसके मैनेजर का स्थानांतरण दूसरी जगह पर कर दिया गया है और यहाँ पर कोई नए मैनेजर आए हैं। मैनेजर 2 बजे ऑफिस ज्वाइन करेंगे और उनका स्वागत करने के लिए समीक्षा का चयन किया जाता है। समीक्षा मना करती है लेकिन कोई भी स्टाफ मानने को तैयार नहीं होता, तो समीक्षा तैयार हो जाती है। जब मैनेजर आते हैं तो समीक्षा फूलों का बुके लेकर उनका स्वागत करने आगे बढ़ती है, लेकिन जब वह मैनेजर को देखती है तो उसे झटका लगता है क्योंकि वह कोई और नहीं, समर्थ ही होता है। समर्थ मुस्कुराते हुए उसके हाथ से फूलों का बुके ले लेता है और सभी का अभिवादन करते हुए अपने ऑफिस में चला जाता है। कुछ समय बाद समीक्षा मैनेजर के रूम में जाकर समर्थ से पूछती है कि उसने क्यों नहीं बताया कि उसका दिल्ली में ट्रांसफर हो गया है, तो समर्थ बताता है कि उसे भी समीक्षा के जाने के बाद ही पता चला। फिर वह मुस्कुराते हुए कहता है कि चलो अब हमेशा ही हम लोग साथ में काम करेंगे। लेकिन समीक्षा परेशान हो जाती है क्योंकि यदि समर्थ को उसके तलाक के बारे में पता चलेगा तो फिर क्या होगा, और उसकी परेशानी सही थी। समर्थ को कुछ ही दिनों में समीक्षा के तलाक के बारे में पता चल जाता है क्योंकि राधा की मां की तबीयत खराब होने के कारण कुछ दिनों के लिए उसे रचित को अपने साथ ऑफिस लाना पड़ता है और रचित के माध्यम से ही समर्थ को इस बात की जानकारी होती है कि उसके पिता इन लोगों के साथ नहीं रहते हैं। कुछ दिनों में रचित और समर्थ भी काफी घुल मिल जाते हैं और रचित ऑफिस में जितना भी समय बिताता है अधिक से अधिक समय समर्थ के साथ बिताता है। रचित समर्थ को काफी अधिक पसंद करने लगता है और वह सोचता है कि उसके पिता भी उसी तरह हों। एक दिन रचित अपनी मम्मी से कहता है कि सैटरडे जो 2 दिन बाद आने वाला था उसके स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और वह चाहता है कि वह अपने मम्मी और पापा दोनों के साथ उस मीटिंग में जाए। समीक्षा उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है। वह उसे समझाने की काफी कोशिश करती है किंतु रचित तो एक छोटा बच्चा ही था। वह जिद करने लगता है। समीक्षा उस पर गुस्सा करती है तो वह रोने लगता है। समीक्षा को भी दुख होता है और वह बाहर चली जाती है क्योंकि वह इस संबंध में कुछ भी नहीं कर सकती थी। मीरा भी ये सब देखती है तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वह रचित को समझाने लगती है कि बेटा मम्मी और पापा अलग हो गए हैं, पापा तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। तो वह कहता है कि मम्मी दूसरे पापा क्यों नहीं ले आती। उसकी बात सुनकर मीरा भी हैरान रह जाती है। मीरा कहती है बेटा ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी मम्मी इसके लिए कैसे तैयार होंगी। फिर वह मीरा को समर्थ के बारे में बताता है कि क्यों नहीं मम्मी समर्थ से शादी कर लेती। मीरा आश्चर्य से रचित को देखने लगती है। मीरा रचित को समझाने का प्रयास करती है किंतु रचित बिल्कुल भी नहीं मानता और रोते रोते सो जाता है। जब समीक्षा बाहर से आती है तो मीरा से रचित के बारे में पूछती है। मीरा उसे सारी बात बताती है। समीक्षा जब रचित के मन की बात जानती है तो वह बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। वह रचित के पास जाती है और उसे खाना खाने के लिए उठाती है, लेकिन जब वह रचित के माथे पर हाथ रखती है तो उसे एहसास होता है कि रचित को काफी तेज बुखार है। वह डॉक्टर को फोन करके बुलाती है और डॉक्टर बताते हैं उसे 104 डिग्री बुखार है। रचित बच्चा है इसीलिए उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा ताकि उसके बुखार का ठीक से इलाज किया जा सके। मीरा और समीक्षा तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाते हैं और एडमिट करवाते हैं। डॉक्टर सभी प्रयास करते हैं किंतु रचित का बुखार नहीं उतरता है और बेहोशी में सिर्फ वह पापा पापा ही बोलता रहता है। समीक्षा उसकी हालत देखकर रोने लगती है तो मीरा उसे संभालती है। फिर हिम्मत करके समीक्षा समर्थ को फोन लगाती है। रात के 12:30 बजे समीक्षा का फोन देखकर समर्थ भी आश्चर्य में आ जाता है और फोन उठाता है और कहता है समीक्षा क्या बात है, इतनी रात में तुमने फोन क्यों किया, कोई दिक्कत तो नहीं है। समीक्षा रोने लगती है तो मीरा उसके हाथ से फोन लेकर उसे अस्पताल आने के लिए कहती है और हॉस्पिटल का पता देती है। समर्थ कहता है ठीक है, वह थोड़ी देर में पहुंच रहा है। जब समर्थ हॉस्पिटल आता है तो मीरा उसे सारी स्थिति के बारे में बताती है क्योंकि समीक्षा को तो रचित की हालत देखकर कुछ भी सूझ नहीं रहा था। वह अपने होश हवास में नहीं थी। समर्थ को भी जब परिस्थिति का पता चलता है तो वह भी आश्चर्य में आ जाता है किंतु जब वह रचित की हालत देखता है परेशान हो जाता है। समर्थ डॉक्टर से परमिशन लेकर रचित के पास जाता है और उसके सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। रचित को जब समर्थ के अपने पास होने का एहसास होता है
तो उसकी हालत कुछ सुधरने लगती है और वह धीरे धीरे आंखें खोल लेता है और मुस्कुराते हुए समर्थ से पूछता है कि क्या आप मेरे पापा बनोगे। समर्थ कहता है, बेटा मम्मी से इस बारे में पूछना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपको आपकी बात का जवाब दे पाऊंगा, लेकिन इसके लिए पहले आप जल्दी से ठीक हो जाओ। रचित कहता है, नहीं, पहले उसे अपनी बात का जवाब चाहिए, नहीं तो वह ठीक नहीं होगा, और रोने लगता है। समर्थ भी घबरा कर मीणा की तरफ देखता है, क्योंकि समीक्षा तो बाहर अस्पताल के मंदिर में बैठी हुई है, रचित के लिए प्रार्थना कर रही है। मीणा बाहर जाती है और समीक्षा को बताती है कि रचित को होश आ गया है और वह आपसे कुछ बात करना चाहता है। समीक्षा भागते हुए रचित के रूम में जाती है और उसके पास बैठकर उसका सर सहलाने लगती है और कहती है, बेटा ऐसे क्यों करते हो, मम्मी कितना परेशान हो गई थी। रचित कहता है कि जब तक आप मेरी बात का जवाब नहीं दोगी मैं घर नहीं जाऊंगा। समीक्षा पूछती है, बताओ क्या बात है। तो रचित कहता है कि उसे समर्थ को अपना पापा बनाना है, क्या वह इसके लिए राजी है। समीक्षा कुछ नहीं बोल पाती है, क्योंकि रचित की हालत उस समय काफी खराब थी, लेकिन वह सर झुकाकर बैठ जाती है, कुछ भी नहीं बोलती। उसके कुछ न बोलने के कारण भी रचित समझ जाता है कि उसकी मम्मी तैयार नहीं है, और वह रोने लगता है और उसकी हालत दोबारा से बिगड़ने लगती है। तो डॉक्टर उसे नींद का एक इंजेक्शन लगा देते हैं और वह सो जाता है ताकि उसे आराम मिल सके। समर्थ जब सारी स्थिति देखता है तो समीक्षा को कमरे के बाहर बुलाता है और पूछता है कि क्या वह उससे विवाह करेगी। समीक्षा कहती है कि सिर्फ एक छोटे बच्चे की जिद की वजह से हम विवाह कर लें, ये तो कोई समझदारी नहीं है। समर्थ उससे पूछता है कि मेरी आंखों में देखकर बताओ, क्या हम लोग विवाह सिर्फ रचित की जिद के कारण ही करेंगे, तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भी एहसास नहीं है। समीक्षा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है। समर्थ फिर से कहता है, समीक्षा हमने एक बार दूर होने का फैसला किया था तुम्हारी शादी के पहले, किंतु मुझे लगता है कि अब हमें एक हो जाना चाहिए। हम साथ रहकर खुशहाल परिवार की तरह अपना जीवन बिताएंगे, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम्हारा जो फैसला हो मुझे बता देना। समर्थ और समीक्षा काफी देर कमरे के बाहर बैठे रहते हैं और समीक्षा रचित की हालत देखती है और समर्थ के प्रति अपने मन के भावों को समझते हुए समर्थ को हाँ कह देती है। समर्थ भी खुश हो जाता है और जब रचित को होश आता है तो दोनों मिलकर उसके पास जाते हैं और उसे खुशखबरी देते हैं कि वे दोनों विवाह कर रहे हैं। रचित ये सुनकर बहुत खुश होता है और समर्थ के गले लगकर उसे पापा पापा कहने लगता है, और समर्थ भी कहता है, हाँ बेटा, आप मुझे हमेशा पापा ही कहना, क्योंकि मैं हमेशा ही आपका पापा रहूंगा। समीक्षा मुस्कुराते हुए सोचती है कि शायद भगवान ने जितने भी दुख उसके जीवन में लिखे थे उससे दोगुनी खुशियां उसे वापस लौटा दी हैं। अगले दिन समीक्षा और समर्थ विवाह कर लेते हैं। उनका विवाह पहले कोर्ट में, उसके बाद मंदिर में होता है। रचित इस विवाह से बहुत खुश था, क्योंकि अगले दिन सैटरडे उसके पेरेंट टीचर मीटिंग में उसके मम्मी पापा दोनों ही साथ में जाएंगे, और वे दोनों जाते भी हैं। वह बहुत खुशी से अपने टीचर को अपने पापा से मिलवाता है और टीचर भी उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुराने लगती हैं। रचित और समीक्षा समर्थ के साथ उसके घर पर रहने चले जाते हैं और एक बार फिर मीणा अकेली हो जाती है। उसके माता पिता का दोबारा फोन आता है कि मेरा बेटा, ऐसी जिंदगी कब तक चलेगी, विवाह कर लो। अब तो समीक्षा का भी घर बस गया है, लेकिन मीणा कोई जवाब नहीं देती है। समीक्षा और रचित के जाने के पश्चात मीणा खुद को काफी अकेला महसूस करने लगती है। रचित के रहने से घर में रौनक बनी रहती थी। वह इधर उधर घूमता और मस्ती करता रहता था, तो उसका मन भी खुश रहता था। मीना को जब घर पर अकेले अच्छा नहीं लगता तो वह पास के पार्क में चली जाती है, जहाँ पर स्वीटी और उसकी माँ उससे मिला करती थी। कुछ दिनों से समीक्षा आ गई थी, इसलिए वह रचित के साथ पार्क में नहीं गई थी। स्वीटी और उसकी माँ सुमन उसे वहां पर नहीं मिलते हैं, तो वह उनके घर तक जाती है। तो उसे पता चलता है कि सुमन ने वह घर कुछ दिन पहले ही बेच दिया है। मीरा को आश्चर्य होता है कि सुमन ने घर बेच दिया और उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि वह स्वयं अपनी निजी परेशानियों के चलते उलझ गई थी कि आसपास की चीजों के बारे में उसने ध्यान ही नहीं दिया था। सुमन का मोबाइल नंबर उसके पास होता है, तो वह फोन लगाती है। सुमन का फोन सुमन नहीं उठाती, कोई और उठाता है, और पूछने पर सामने वाला व्यक्ति काफी परेशानी से बताता है कि अभी सुमन उपलब्ध नहीं है, जब वह आएगी तो वह उसे बता देगा। मीणा को वह आवाज काफी जानी पहचानी लगती है, किंतु उसे याद नहीं आता कि किसकी आवाज है। वह ओके बोलकर फोन रख देती है। रात में तकरीबन 9:30 बजे मीणा के पास सुमन का फोन आता है,
तो मीरा पूछती है कि क्या बात है, तुमने घर क्यों बेच दिया। सुमन बताती है कि उसके पति की हालत काफी खराब हो गई थी और उन्हें पैसे की काफी आवश्यकता थी, इसीलिए उसे घर बेचना पड़ा। मीना कहती है कि क्या वह उनकी कोई सहायता कर सकती है, किंतु सुमन मना कर देती है, कहती है कि वह उससे कोई मदद नहीं लेना चाहती है। फिर मीना पूछती है कि क्या वह हॉस्पिटल मिलने आ सकती है उन लोगों से। सुमन कहती है कि उन्होंने दिल्ली वाला घर बेच दिया है, इसीलिए अभी वे लोग अपने गांव में हैं और वहीं पर रह रहे हैं। जब दिल्ली आना होगा तो वह मीना को कॉल कर देगी। मीना कहती है ठीक है, कॉल करना और कोई दिक्कत हो तो बताना, वह मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। मीना को घर में अकेले अच्छा नहीं लगता, तो वह अपने माता पिता की बात के बारे में भी सोचने लगती है कि क्या वह विवाह कर ले, किंतु पता नहीं क्यों उसके मन में इतनी असुरक्षा होती है विवाह के प्रति कि वह उसके लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाती है। फिर वह सोचती है कि दुनिया में बहुत सी महिलाएं हैं जो अकेले ही अपने बच्चों को पालती हैं, तो क्यों ना वह कोई बच्चा गोद लेकर उसका पालन पोषण करे। इसके लिए वह कुछ अनाथालयों से भी संपर्क करती है, किंतु एक अकेली अविवाहित लड़की देखकर अनाथालय वाले भी उसे बच्चा देने के लिए तैयार नहीं होते। फिर वह अपने स्वयं के बच्चे के बारे में सोचने लगती है और इस संबंध में एक बड़े हॉस्पिटल में जाकर महिला डॉक्टर से भी बात करती है। डॉक्टर उसे बताती हैं कि वर्तमान में बहुत सारे कृत्रिम इलाज तो हैं गर्भधारण के, किंतु अभी तक उन्होंने किसी भी अविवाहित महिला के साथ इस प्रकार का कोई उपचार नहीं किया है और इसकी संभावनाएं भी काफी कम हैं। वह उससे कहती हैं कि वह प्राकृतिक रूप से ही गर्भधारण की प्रतिक्रिया करे और यदि हो सके तो विवाह कर ले। मीरा उदास होकर डॉक्टर के रूम से बाहर निकलती है तो उसे सामने सुमन दिखाई देती है। वह सुमन के पास आती है और कहती है कि सुमन तुम यहाँ। तो सुमन बताती है कि उसे अपने पति के इलाज के लिए कुछ दवाइयाँ लेनी हैं, जिसके लिए उसे गांव से दिल्ली आना पड़ा और वह दवाइयाँ लेकर वापस जा रही है। मीरा कहती है कि सुमन तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। सुमन बताती है कि वह स्वयं इतनी परेशान है, उसे कुछ होश नहीं रहता। मीरा उसे अपने घर पर लेकर आती है। पहले तो सुमन मना करती है, किंतु मीना कहती है थोड़े समय के लिए चलो, फिर वापस चली जाना। तब सुमन तैयार हो जाती है। घर पर पहुंचकर मीना सुमन से उसके पति की तबीयत के बारे में पूछती है, तो सुमन बताती है कि उनकी तबीयत तो बिगड़ती ही जा रही है और इस कारण उसे बहुत घबराहट होती है। मीरा उसे सांत्वना देती है और कहती है कि भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। फिर सुमन मीरा से उसके जीवन के बारे में पूछने लगती है, तो मीरा उसे समीक्षा और रचित के बारे में बताती है और समर्थ और समीक्षा की शादी के बारे में भी। ये सुनकर सुमन खुश हो जाती है, क्योंकि वह भी समीक्षा और रचित से रोज पार्क में मिलती थी। फिर वह मीरा के अकेलेपन के लिए भी उदास हो जाती है। तब मीरा सुमन को अपने विचार बताती है, वह अपना अकेलापन दूर करने के लिए क्या चाहती है, किंतु सुमन उसे मना करती है। कहती है कि मीरा अपना जीवन अच्छे से बिताने के लिए तुम विवाह कर लो। जीवन साथी पूरे जीवन साथ देने वाला व्यक्ति होता है, वह तुम्हारा साथ पूरा जीवन निभाएगा और एक समय के बाद दोनों लोगों में लगाव अपने आप ही हो जाता है। सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। किंतु मीना कहती है कि उसे विवाह नहीं करना है। तो सुमन कहती है फिर क्या करोगी। तो मीना कहती है क्या ऐसा संभव नहीं है कि कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की जाए, मतलब कह सकते हैं कि समझौते की शादी, जिसमें प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद वे दोनों अलग हो जाएं। इसके लिए वह कोई भी कीमत दे सकती है, जिससे उसे बच्चा भी मिल जाएगा और अनचाहे रिश्ते से मुक्ति भी। इस बात पर सुमन नाराज होकर कहती है कि ये सही फैसला नहीं है। क्या पता कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो तुम्हारे लिए पूरे जीवन के लिए समस्या ही उत्पन्न कर दे। हाँ, मीना कहती है ये बात सही तो है, सही व्यक्ति का चयन करना ही सबसे बड़ी समस्या है। फिर भी सुमन कहती है कि तुम्हारा ये फैसला सही नहीं है, विवाह कर लेना ही सबसे उचित निर्णय है। मीना कहती है तुम्हारी सलाह तो बिल्कुल सही है, किंतु मैं क्या करूं, मैं विवाह नहीं करना चाहती हूँ। सुमन कहती है अब मेरे जाने का समय हो गया है, क्योंकि वहाँ स्वीटी भी अकेली होगी, उसके देवर काम भी कर रहे होंगे और स्वीटी को भी देखभाल रहे होंगे। पति की हालत ऐसी नहीं है कि वह बच्चा भी देख सके। मीरा अपनी गाड़ी से उसे रेलवे स्टेशन छोड़कर आती है। तो सुमन कहती है मीना एक बार अपने फैसले पर विचार जरूर करना। तो वह कहती है कि मैं सोचूंगी जरूर, लेकिन मैंने जो फैसला लिया है मैं उसी में संतुष्ट हूँ। बस कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो इस कार्य के लिए उचित हो। सुमन के जाने के लगभग 7 दिन बाद उसका फोन आता है। वह पूछती है
कि उसे कोई व्यक्ति मिला तो वह मना कर देती है, कहती है कि अभी नहीं। सुमन कुछ परेशान होकर कहती है कि यदि उसे उचित लगे तो वह कोई व्यक्ति बताए। मीना कहती है, बताओ। तो सुमन बताती है कि उसकी पहचान का कोई है जिसे पैसों की बहुत आवश्यकता है और इसीलिए वह इस काम को करने के लिए तैयार है। मीना कहती है, वह पैसे दे देगी, किंतु क्या व्यक्ति भरोसे का है? सुमन कहती है कि उसकी जिम्मेदारी मेरी है, उसकी तरफ से तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। मीना कहती है, ठीक है, मैं सहमत हूँ। मीना काफी ऊंची पोस्ट पर नियुक्त थी, तो उसके पास में अच्छी खासी धनराशि इकट्ठी हो गई थी। तो इस समझौते के लिए 25 लाख रुपए, जितने दिन तक काम ना हो तब तक रहने खाने की व्यवस्था की बात की गई। मीना तैयार हो गई, उसे इसमें कुछ भी गलत भी नहीं लगा था। उसने कहा, 5 लाख पहले और 20 लाख रुपए काम हो जाने के बाद ही वह देगी। यदि इसमें सहमति बनती है तो वह समझौते के सारे पेपर तैयार करवाए। 3 महीने की छुट्टी लेकर वे लोग दिल्ली से बाहर किसी जगह पर रहेंगे और काम होने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। सुमन कहती है कि थोड़ी देर में वह बात करके बताएगी और फोन रख देती है। मीना के मन में भी एक उम्मीद जागने लगती है कि वह अब अकेली नहीं रहेगी। दूसरे दिन सुबह सुमन का फोन आता है और वह बताती है कि सामने वाला तैयार है, यदि तुम्हें उससे मिलना है तो बताओ। मीना कहती है, मैं पेपर तैयार करके बताऊंगी, तब आप उसे भेज देना। फिर से कुछ सोचकर कहती है, आप भी आ जाना, क्योंकि जब कोर्ट में मैरिज होगी तो उसमें गवाह के साइन भी लगेंगे और मैं चाहती हूँ कि एक गवाह आप भी बनो। सुमन कहती है, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। मीना पेपर्स तैयार करके सुमन को फोन करती है और उन लोगों को आने का कहती है। कोर्ट के बाहर एक रेस्टोरेंट में मीना उन लोगों का इंतजार कर रही होती है कि तभी सामने से सुमन आती हुई दिखती है। सुमन जाकर उसके पास बैठी है तो मीना उसके साथ आने वाले व्यक्ति के बारे में पूछती है। सुमन बताती है, वह भी आ रहा है। मीना 3 कॉफी का ऑर्डर करती है, तभी उसके पीछे कोई आकर खड़ा हो जाता है। मीना पलटकर देखती है तो वह हैरान रह जाती है, क्योंकि वह कोई और नहीं, आरव था, जो उसके ऑफिस में काम करता था और बिना बताए गायब हो गया था। सुमन आरव की तरफ देखकर कहती है, आ गए तुम, बैठ जाओ। सुमन बताती है कि जिसके बारे में मैंने बताया था ये वही है, तुम्हें कोई बात करनी है तो कर लो। ऐसा कहकर वह दूसरी टेबल पर चली जाती है। आरव मीना से कहता है कि ऐसा क्यों कर रही हो, किसी अच्छे लड़के से शादी कर लो। मीना कहती है, मुझे शादी नहीं करनी, यदि तुम इसके लिए तैयार नहीं हो तो बताओ। आरव कहता है, मैं तो इस काम को पैसे के लिए कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने तो कोई भी इस प्रकार की समस्या नहीं है। अब जैसा तुम्हारा मन, मैं तैयार हूँ। सीमा उसे सारे पेपर्स देती है और आरव पेपर पढ़कर कुछ देर सोचने लगता है, फिर साइन कर देता है। तभी कॉफी आ जाती है और मीना सुमन को भी वापस बुला लेती है। कॉफी पीने के बाद मीना बताती है कि कल सुबह कोर्ट में उन लोगों की शादी होगी, तो आज उन्हें मीना के घर पर ही रहना होगा। यदि कोई समस्या हो तो वह उनकी व्यवस्था बाहर भी कर सकती है। सुमन कहती है, नहीं ठीक है, हम तुम्हारे घर पर रुक जाएंगे। अगले दिन वे लोग तैयार होकर कोर्ट में जाते हैं और एक गवाह के रूप में सुमन और दूसरे में समीक्षा साइन करती है, क्योंकि मीणा ने अपने फैसले के बारे में समीक्षा और घर वालों को बता दिया था। घर वाले भी बेमन से उसके उस फैसले को मान गए थे। शादी के बाद मीना ने आरब को 5 लाख रुपए दिए तो उसने रुपए सुमन को पकड़ा दिए। मीना आरब के साथ शिमला के लिए निकल जाती है, क्योंकि अगले 3 महीनों के लिए उसने वहीं पर अपनी रहने की व्यवस्था की थी। आरव और मीना पूरे रास्ते एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या बात करें, अब आगे क्या होगा। शिमला में मीना ने एक घर किराए पर लिया था, जहां पर उन्हें खाने पीने की व्यवस्था स्वयं करनी थी और वे दोनों अकेले ही उस घर में रहने वाले थे। वहां पहुंचकर मीना ने पास के होटल से खाना ऑर्डर कर दिया और दोनों लोग खाना खाकर सोने के बारे में सोचने लगे। घर में 2 बेडरूम थे, एक बेडरूम में मीना जाकर सो गई। वह काफी थकी हुई थी, इसीलिए आरब से कोई बात नहीं कर पाई। आरब दूसरे बेडरूम में जाकर सोने लगा, किंतु उसके दिमाग में कुछ विचार आया और वह उसी बेडरूम में गया जहां मीना सो रही थी और बेमन से जाकर बिस्तर पर सो गया। वे लोग काफी देर तक सोते रहे। फिर जब मीना उठी और उसने आरब को अपने बगल में लेटे हुए देखा तो उसे झटका लगा, किंतु फिर वह सोचते हुए शांत हो गई कि ये सब तो होना ही है, वह कब तक इसे टालेगी। कुछ देर बाद आरब उठा, तब तक मीणा ने चाय नाश्ते की कुछ व्यवस्था घर पर ही कर ली थी। आरब बाहर आया तो वह चाय बनाकर ले आई। दोनों लोग चाय पीने लगे। उनके बीच में खामोशी थी। उस खामोशी को तोड़ते हुए मीणा ने शाम को घूमने जाने के लिए कहा
तो उसने कहा कि ठीक है, चाय पीकर वह तैयार हो जाएगा। दोनों लोग पास ही एक टूरिस्ट स्पॉट पर घूमने चले गए। दोनों अलग अलग चल रहे थे और आपस में कोई बात भी नहीं कर रहे थे। वे लोग पास ही एक बेंच पर जाकर बैठ गए और आसपास का नजारा देखने लगे। वहां पर काफी शांति थी और हरियाली आंखों को ठंडक दे रही थी। किंतु आरब कुछ परेशान था। वह मीणा के पास आया और उसका हाथ पकड़कर अपने करीब लाने की कोशिश करने लगा। मीणा असहज हो गई और उठकर दूर चली गई। कुछ देर आरब परेशान बैठा रहा, फिर मीणा के पास जाकर उसे घर चलने के लिए कहा। मीणा सिर हिलाकर घर चलने के लिए तैयार हो गई। घर पहुंचकर दोनों लोगों ने खाना खाया और जाकर बिस्तर पर लेट गए। किंतु मीणा की हिम्मत नहीं थी कि वह पलटकर आरब की तरफ देखे। वह अपने आप को चाहे कितना भी आधुनिक बता रही थी, किंतु शायद उसका मन इस समझौते की शादी को स्वीकार नहीं कर रहा था। आरब भी इधर उधर करवटें लेते हुए सोने की कोशिश करता है, किंतु उसके चेहरे से ही पता चलता है वह काफी परेशान है। वह मीणा के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचता है। मीणा भी खींचती चली जाती है। उसे नहीं पता था कि आरब इस प्रकार की कोई हरकत करेगा। जब आरब आगे बढ़ने को होता है तो मीणा उसका हाथ हटा देती है और अपने किनारे पर चादर ओढ़कर सो जाती है। आरब भी पलटकर सो जाता है। इसी प्रकार कुछ दिन निकल जाते हैं और आरब जब जब मीणा की ओर आगे बढ़ने लगता है तो मीणा उससे दूर हो जाती है। आरब की परेशानी बढ़ती जाती है। सुबह के समय आरब और मीणा जब नाश्ता कर रहे होते हैं तो मीणा के पास एक फोन पर वहां के नवरात्रि के समारोह के बारे में जानकारी आती है। तो उसे लगता है कि उन लोगों को वहां पर जाना चाहिए। वह आरब से पूछती है, क्या हम वहां चलें? आरब कहता है, ठीक है, चलेंगे। शाम को वे लोग निकलकर पैदल ही माता रानी के मंदिर की तरफ चलते हैं। दोनों पैदल ही चल रहे थे और आसपास की चीजें देखते हुए, और दोनों को काफी अच्छा लग रहा था। शिमला है ही ऐसी जगह कि बहुत दूर दूर से लोग वहां पर घूमने आते हैं। आरब के चेहरे पर भी कुछ सुकून लग रहा था। दोनों माता रानी के दरबार में पहुंचते हैं और कुछ देर वहां पर बैठते हैं तो उनके मन को काफी शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर उनके जीवन में ना ही किसी प्रकार की कोई परेशानी है, ना ही कोई हलचल। जब वे लोग माता रानी के दर्शन करके वापस आने लगते हैं तो वहाँ के पुजारी जी उन लोगों को प्रसाद देते हैं और कहते हैं, बेटा तुम लोगों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। तो दोनों को बहुत अजीब सा लगता है। वह दोनों पैदल पैदल वापस आ रहे होते हैं तो आरब के मोबाइल पर कॉल आता है और वह थोड़ा आगे जाकर बात करने लगता है। मीणा रुक जाती है क्योंकि वह जानती थी कि आरब नहीं चाहता है कि वह उनकी बातें सुने। जब आरब लौटता है तो उसके चेहरे पर काफी परेशानी दिखाई देने लगती है। मीणा पूछना तो चाहती थी, किंतु उसे पता था कि आरब उसे नहीं बताएगा, इसीलिए उसने पूछा भी नहीं। धीरे धीरे चुपचाप उसके पीछे चलने लगी। इतने दिनों में वह आरब को कुछ कुछ समझने लगी थी। वापस आकर मीणा खाना बनाने लगी तो आरब ने कहा कि उसे ज्यादा भूख नहीं है, कुछ हल्का बना लो, या फिर मन ना हो तो ना बनाओ। फिर भी मीणा खाना बनाती है, लेकिन आरब ना के बराबर ही खाता है और जाकर बिस्तर पर लेट जाता है, किंतु उसे नींद नहीं आती है। मीणा भी कुछ देर बाद आकर सोने लगती है। तभी आरब उसके पास आता है, उसे अपने करीब कर लेता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। मीणा उसे हमेशा की तरह रोकने लगती है तो आरब एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वह मीणा से कहता है, देखो मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ इधर उधर का समय बिताऊं, घूमता रहूं। मुझे बहुत जल्दी यहाँ से काम निपटा कर जाना है। मैं तुम्हारी ये नखरे कब तक सहन करूंगा? अब ऐसे नहीं चल पाएगा। बताओ क्या करना है? आज तुम्हें निर्णय लेना ही होगा। मीणा चुप हो जाती है और सोचती है, आरब सही तो कह रहा है। वह लोग जिस काम से आए थे उसके लिए आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं और इसमें उसकी गलती है। उसने आरब को कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया, लेकिन फिर भी वह आरब को हाँ नहीं कह पाती है। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी और उसके मुंह से कोई आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। जब आरब उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं पाता है तो वह आगे आता है, मीणा को गुस्से से अपनी तरफ खींचते हुए दोनों के बीच की सारी दूरियां मिटाने लगता है। किंतु आज मीणा भी उसका विरोध नहीं करती है। वह आरब के सामने पूर्ण समर्पण कर देती है। अगले दिन जब मीणा सोकर उठती है तो उसे आरब को देखकर एक लगाव महसूस होने लगता है, लेकिन फिर उसे उन लोगों के बीच होने वाले समझौते की याद आती है तो वह उठकर काम करने लगती है। कुछ देर बाद आरब जब बाहर आता है तो मीणा को सॉरी कहता है कि उसे रात में इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मीणा कहती है,
कोई बात नहीं, वह लोग आए तो इसीलिए थे यहाँ पर, और इतने दिन तक उसने आरब का समय ही तो खराब किया था। आरब कुछ नहीं बोलता है। इसी प्रकार कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन अचानक जब मीना आरब के साथ पास के पार्क में टहल रही थी तो उसे चक्कर आता है और वह गिर जाती है। जब अस्पताल में आरब मीना का चेकअप करता है तो उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। आरब काफी खुश होता है और जब मीना को ये बात पता चलती है तो वह कुछ सोचने लगती है, लेकिन आरब की खुशी देखकर चुप हो जाती है। जब वे घर पहुंचते हैं तो आरब उससे कहता है कि अब तुम्हारा काम हो गया है, मुझे बाकी के पैसे दे दो तो मैं वापस घर चला जाऊं। मीणा उसे 20 लाख का चेक काट कर दे देती है और आरब वह चेक लेकर तुरंत वहां से निकल जाता है। 1 घंटे बाद मीना के फोन पर मैसेज आता है कि वह चेक कैश कर लिया गया है। तो वह उठकर भारी मन से तैयार होती है और दिल्ली वापस चली जाती है। मीना जब दिल्ली वापस आती है तो राधा को काम पर आने की सूचना पहुंचाती है, क्योंकि जब वह गई थी तो राधा को 3 महीने का वेतन देकर गई थी और कहा था कि घर पर ही रहना और माँ की देखभाल करना, किसी दूसरी जगह पर काम पर मत जाना। राधा ने कहा था ठीक है दीदी, मैं आपके यहाँ पर काम करूंगी। लेकिन जब राधा नहीं आती है तो मीना उसके घर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ का 2 दिन पहले देहांत हो चुका है। वह राधा को सांत्वना देती है। राधा रोने लगती है और कहती है कि अब वह अकेली कैसे रहेगी। मीना कहती है तुम चिंता मत करो, अपना सामान लो और मेरे साथ चलो, तुम वहीं रहना। तो राधा कहती है दीदी मैं आपके साथ कैसे रह सकती हूँ। मीना कहती है क्यों नहीं रह सकती, क्या मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ। राधा रोने लगती है और मीना सामान समेटने में उसकी सहायता करती है। राधा के आने से मीना को भी काफी राहत महसूस होती है, क्योंकि वह अब इस स्थिति में अकेले नहीं रहना चाहती थी। राधा ने घर संभाल लिया और मीना भी अपने काम पर वापस जाने लगी, लेकिन उसने राधा का भी ध्यान रखा और उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी प्रयास किया। वह राधा के फॉर्म भरवाती रहती थी। राधा घर पर ही जब समय मिलता तो पढ़ाई करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और मीणा की डिलीवरी की डेट पास आ गई। उसने एक प्यारी सी बहुत ही सुंदर बच्ची को जन्म दिया। जब मीणा ने बच्ची को पहली बार देखा तो उसे आरब की याद आ गई। बच्ची का चेहरा और आंखें बिल्कुल उसी की तरह थीं। उसने उस बच्ची का नाम आरब के नाम से मिलता जुलता नाम आरोही रखने का निर्णय लिया। उसे सुमन की भी याद आ गई, क्योंकि यदि वह ना होती तो शायद आरोही उसके जीवन में नहीं आ पाती। फिर उसे ध्यान आया कि आरब के जाने के बाद से उसने सुमन से बात भी नहीं की है। उसने सुमन को फोन लगाया तो वहीं दूसरी जानी पहचानी आवाज ने फोन उठाया। मीना सोचने लगी थी ये आवाज किसकी है। तभी सामने से दोबारा हेलो कहा गया। तब मीना ने सुमन के बारे में पूछा। सामने से ठीक है कहकर फोन सुमन को दे दिया गया। जब सुमन ने फोन उठा लिया तो मीना कहती है तुम तो मुझे भूल ही गई, किसी भी प्रकार का कोई मैसेज फोन कुछ भी नहीं किया तुमने। सुमन कहती है नहीं, वह अपने पति की बीमारी के समय काफी परेशान थी, इसीलिए उसे फोन नहीं कर पाई। जब मीना पूछती है कि तुम्हारे पति अब कैसे हैं तो सुमन कहती है कि बिल्कुल वह बिल्कुल ठीक हो गए हैं। उन्हें एक बहुत बड़ी सर्जरी की आवश्यकता थी जो हम लोगों ने करवा दी है और अब काफी सुधार है। मीना भी खुश हो जाती है और कहती है देखा, मैंने कहा था ना कि भगवान सब ठीक करेंगे। सुमन कहती है हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा था और देखो आज हम लोगों की जिंदगी वापस से खुशहाल हो गई है। फिर सुमन उसके बारे में पूछती है तो वह बताती है कि उसने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया है। सुमन बहुत खुश हो जाती है और कहती है यदि उसे समय मिलेगा तो वह दिल्ली जाकर उसकी बच्ची को जरूर देखेगी। मीना जब फोन रखती है तो सुमन अपनी आंखें पोंछते हुए फोन वापस अपने पति को दे देती है। जब पति पूछता है क्या बात है तो सुमन कहती है कुछ नहीं, पुरानी दोस्त थी इसीलिए आंखें भर आईं। मीना ने बच्ची की देखभाल के लिए कुछ समय तक तो ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, लेकिन फिर उसे वापस ऑफिस ज्वाइन करना पड़ा। तब राधा ही उस बच्ची को संभालती थी। बीच बीच में मीना के माता पिता और बहन समीक्षा जाकर उन लोगों का हालचाल ले लेते थे। मीना कहती थी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसे। जब से आरोही उसके जीवन में आई थी तो उसके जीवन में एक अलग ही मोड़ ले लिया था। उसे लगता था कि जैसे उसे अपना पूरा संसार ही मिल गया है। वह बहुत खुश थी और उसे लगा कि उसका फैसला बिल्कुल सही था। जब मीरा को पता चला कि उसका ट्रांसफर दिल्ली से बाहर अहमदाबाद कर दिया गया है तो वह राधा से पूछती है क्या वह उसके साथ चल पाएगी। राधा कहती है दीदी, अब मेरा आपके सिवाय और कौन है, मैं तो आपके साथ ही रहूंगी। मीरा और राधा दोनों अहमदाबाद जाने की तैयारी करने लगती हैं।
अहमदाबाद पहुंचकर कुछ समय उन लोगों को घर व्यवस्थित करने में लग जाता है, क्योंकि रहने की व्यवस्था उसके ऑफिस की तरफ से ही थी। उसे लगा कि कुछ सामान उसे घर के लिए नया खरीद लेना चाहिए, तो वह पास ही के मॉल में खरीदारी करने लगती है। जब वह खरीदारी करने लगी, तभी उसके पीछे से एक आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि कोई उसे पुकार रहा है, तो वह पीछे मुड़कर देखती है तो आश्चर्य में पड़ जाती है। पीछे उसके कॉलेज का ही एक सीनियर अमित खड़ा था, जिसे वह अपना भाई मानती थी और राखी भी बांधती थी। लेकिन जब से उसने कॉलेज छोड़ा था, उसके बाद उसकी अमित से कभी ना ही मुलाकात हो पाई, ना ही बात। जब अमित पूछता है कि तुम यहाँ, तो वह बताती है कि उसका यहीं पर ट्रांसफर हुआ है और वह यहाँ पर कुछ सामान खरीद रही है। फिर वह अमित से पूछती है कि क्या भैया, इतने दिनों तक आपने ना कोई कॉल किया ना मैसेज, बहन को भूल गए क्या? अमित कहता है, नहीं, पहले तो पारिवारिक समस्याओं में उलझ गया था। उसके बाद मेरी काफी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। जब वह पूछती है कि क्या बात है, तो अमित कहता है, ये सारी बातें बाद में करेंगे, पहले मेरा घर पास में ही है, घर चलो। मीरा कहती है, कुछ खरीदारी तो कर लें। तब अमित कहता है कि ये शोरूम तुम्हारा अपना ही है, तुम्हें जो भी कुछ चाहिए मुझे बता देना, मैं घर पहुंचा दूंगा। मीरा काफी समय बाद किसी अपने से मिली थी, जो उसके कॉलेज के जीवन की याद दिला रहा था, इसीलिए खुश होकर उसके साथ चल देती है। रास्ते में जब वे कार में थे, तो मीरा अमित से उसके परिवार के बारे में पूछती है, तो वह बताता है, कॉलेज छोड़ने के बाद एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता का देहांत हो गया था। अब उसकी पत्नी, प्यारी सी बच्ची और एक भाई ही है उसकी फैमिली में, और भाई ने ही उसके लिए शोरूम खुलवाया है। मीरा अमित के परिवार से मिलने के लिए काफी उत्साहित होती है। जब वे लोग अमित के घर पहुंचते हैं, तो वहां पर स्वीटी को देखकर वह हैरान रह जाते हैं और स्वीटी भी उससे लिपटकर खुश हो जाती है। अमित ये देखकर हैरान रह जाता है। जब वह अमित से स्वीटी के बारे में पूछती है, तो वह बताता है कि ये उसकी बेटी है। तब मीरा चारों तरफ देखने लगती है। उसे सामने से सुमन आती हुई दिखाई देती है। सुमन भी मीरा को देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है। अमित पूछता है कि क्या आप लोग सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं? सुमन बताती है कि जब आप काफी बीमार थे, तब हम लोगों की दोस्ती हुई थी और मीरा ने काफी हद तक उसकी सहायता भी की है। परेशानी के दिनों में मीरा ही थी जिससे वह अपना मन हल्का कर लेती थी। मीरा अमित से कहती है कि उसे नहीं पता था कि सुमन आपकी पत्नी है, नहीं तो वह उससे मिलने जरूर आती। एक बार उसने कोशिश भी की थी, किंतु मिलना नहीं हो पाया। मीरा कहती है, तभी जब उसने 2 बार कॉल किया, तो उसे अमित की आवाज जानी पहचानी ही लगी थी, लेकिन वह पहचान नहीं पाई। अमित कहता है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब तो हम लोग यही हैं, आपस में मिलते रहेंगे। फिर अमित सुमन को बताता है कि किस प्रकार वे लोग कॉलेज में साथ थे और वह मीरा को अपनी छोटी बहन मानता है। ये सुनकर सुमन कुछ सोचने लगती है। अमित पूछता है, क्या बात है? तो सुमन कहती है, कुछ नहीं। अमित स्वीटी से पूछता है कि बेटा, चाचा कहाँ हैं? तो वह बताती है कि वे अभी तक वापस नहीं आए हैं, शायद ऑफिस में काम ज्यादा होगा तो देर से आएंगे। अमित कहता है, ठीक है, तब तक मीरा यहीं पर है, और सुमन से उसके खाने पीने का इंतजाम करने के लिए कहता है। ये सुनकर सुमन थोड़ा सा घबरा जाती है। मीरा कहती है, नहीं, राधा और उसकी बेटी घर पर अकेले होंगे, तो अब उसे जाना चाहिए। अमित कहता है, चलो मैं छोड़ देता हूँ और तुम्हें जो भी सामान चाहिए वह भी दिला देता हूँ। मीरा मना करती है, लेकिन अमित जबरदस्ती उसे खींचते हुए ले जाता है और सारा सामान दिलाकर उसे घर तक छोड़ता है और पैसे भी नहीं लेता। राधा आरोही को लेकर बाहर ही टहल रही होती है। जब अमित और मीरा घर पहुंचते हैं, अमित आरोही को देखकर उसे गोद में ले लेता है और घुमाने लगता है। वह मीरा की बेटी को देखकर खुश था और उसके पिता के बारे में पूछता है, लेकिन मीरा उसे बताती है कि अब वे लोग साथ में नहीं हैं। अमित वापस चला जाता है। रविवार के दिन स्वीटी की छुट्टी थी, इसीलिए वह मीरा से मिलने की जिद करने लगती है। तो सुमन उसे समझाती है कि बेटा, हम फिर कभी चलेंगे, लेकिन अमित कहता है, नहीं, हम अभी चलेंगे, तुम तैयार हो जाओ। सुमन बेमन से तैयार हो जाती है और उन लोगों के साथ चल देती है, लेकिन जब वह आरोही को देखती है तो उसका मन भर जाता है और वह उसे गोद में लेकर रोने लगती है। सभी लोग आश्चर्य में आ जाते हैं और पूछते हैं, क्या बात है? तो वह कहती है, कुछ नहीं। उसे आरोही को देखकर स्वीटी का बचपन याद आ गया। फिर सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। मीरा राधा की मदद से उन लोगों की काफी खातिरदारी करती है और सुमन को अपनी भाभी का दर्जा देते हुए एक साड़ी भी उपहार में देती है। सुमन उसका स्नेह देखकर मना भी नहीं कर पाती। वे लोग वापस लौट आते हैं, लेकिन सुमन का मन किसी कारण से खराब हो जाता है।
कुछ दिनों बाद मीरा को एक समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है और उससे कहा जाता है कि वह परिवार सहित वहां पर आए। मीरा राधा और आरोही के साथ वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब वे लोग समारोह में पहुंचते हैं तो राधा उन लोगों के लिए खाना लाने चली जाती है और मीरा बच्ची का क्रेडल पकड़े खड़ी रहती है। तभी उसे वहां पर अमित दिखाई देता है। अमित उसके पास आता है। पूछने पर वह बताती है कि उसे उसके ऑफिस की तरफ से निमंत्रण मिला था। और फिर अमित बताता है कि उसे उसके भाई के ऑफिस की तरफ से निमंत्रण मिला था, इसीलिए वे लोग आए हैं। अचानक से उससे कोई टकरा कर निकल जाता है और झटका लगने पर क्रेडल उसके हाथ से छूटकर तेजी से बढ़ने लगता है। मीरा हेल्प के लिए चिल्लाती है कि तभी कोई उस क्रेडल को पकड़ लेता है। मीरा और अमित दोनों ही उस व्यक्ति को देखने लगते हैं। सामने आरव था जो उस क्रेडल को पकड़े हुए खड़ा था। मीरा और आरव दोनों एक दूसरे को देखकर आश्चर्य में आ जाते हैं। तभी अमित कहता है, अच्छा हुआ आरव, तुमने क्रेडल पकड़ लिया, नहीं तो आरोही को नुकसान हो सकता था। आरोही नाम सुनकर आरव उस बच्ची की तरफ देखने लगता है और उसे स्थिति समझने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तभी राधा आ जाती है और क्रेडल से आरोही को अपनी गोद में उठा लेती है और कहती है, दीदी मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा, नहीं तो मैं आरोही को छोड़कर नहीं जाती। मीरा कहती है, कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, चलो घर चलते हैं। अमित कहता है, खाना तो खा लो। मीरा मना करती है लेकिन अमित जिद करके उन लोगों को खाने के लिए रोक लेता है। आरव आरोही की तरफ देखने लगता है और उसे लगता है कि उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा है और वह उदास मन से दूर जाकर बैठ जाता है। अमित को भी सबके व्यवहार को देखकर थोड़ा आश्चर्य हो रहा था। जब मीरा बात करने की स्थिति में आती है तो वह सुमन के पास जाकर पूछती है कि आरव तुम्हारा देवर था, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। सुमन बताती है, जब वह दवाई लेकर वापस लौटी थी दिल्ली से तो उसने अपने देवर को मीरा के बारे में बताया था। आरव ने जब मीरा की स्थिति के बारे में सुना और अपनी पैसों की मजबूरी को देखते हुए उसने बात करने के लिए कहा था, लेकिन सिर्फ पैसों की आवश्यकता को देखते हुए ही मैंने निर्णय नहीं लिया था। मुझे लगा यदि तुम गलत व्यक्ति के चक्कर में पड़ गई तो तुम्हारा पूरा जीवन नष्ट हो सकता था, इसीलिए आरव सबसे अच्छा विकल्प था तुम्हारे लिए। वह तुम्हें काफी पसंद भी करता है और मैं जानती हूँ कि वह बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हारा जीवन कभी खराब नहीं होने देगा। आज उसके पास सब कुछ है और तुमसे काफी बड़ी पोस्ट पर नियुक्त भी है, फिर भी विवाह के लिए हाँ नहीं कहा। अभी तक किसी लड़की को वह तुम्हें भूल नहीं पाया है। आज भी देखो, अपने मन में दर्द छुपाए एकदम दूर जाकर बैठा है। उसने जो भी किया अपने परिवार के लिए किया था, क्योंकि उसके परिवार में उसके बड़े भाई ही उसके लिए सब कुछ थे। माता पिता तो पहले ही चले गए थे, अब अपने बड़े भाई को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मजबूरी में उसने ये सब किया। जो पैसे तुमने उसे दिए थे उसने सारे अपने भाई की सर्जरी में लगा दिए और जो बचे उनसे उनके लिए शोरूम खुलवा दिया, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि वह कोई काम नहीं कर सकते हैं। अब बताओ, इतना अच्छा बेटा, भाई, देवर या चाचा मिलना क्या संभव है। और मुझे विश्वास है तुम यदि मौका दोगी तो वह बहुत अच्छा पति भी बनकर दिखाएगा। उसने हमारे लिए काफी दुख सहन किया है। अब मैं चाहती हूँ उसका भी परिवार पूरा हो और तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि उसे अपनाकर एक परिवार की तरह रहो। मीरा चुपचाप वहां से जाकर खाना खाने लगती है और उसे सामने आरव दिखाई दे जाता है। वह भी बेमन से खाना खा रहा था। सभी वापस लौट आते हैं। घर पहुंचकर जब स्वीटी सो जाती है तो अमित सुमन को छत पर बुलाकर पूछता है कि बताओ क्या बात है। सुमन चुप रहती है लेकिन अमित कहता है, देखो जो भी बात है मुझे बता दो, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग बहुत कुछ मुझसे छुपा रहे हो जो मुझे मालूम होना चाहिए। और गुस्से से कहता है, बताओ, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। सुमन घबराकर उसे सारी बात बता देती है तो अमित को बहुत दुख होता है कि उसके भाई ने उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। फिर कहता है कि वही सब कुछ ठीक करेगा। वह घर से बाहर निकलता है और कार लेकर मीरा के घर पहुंच जाता है। आरोही और राधा सो रही थी और मीरा भी सोने जा रही थी, लेकिन गाड़ी की आवाज सुनकर वह बाहर देखती है तो अमित को आया देखकर दरवाजा खोलती हैं। अमित मीरा से सिर्फ एक बात पूछता है कि क्या वह उसके भाई को पसंद करती है, और ये भी कहता है कि बिल्कुल सही जवाब देना, नहीं तो वह अपने भाई का मुंह कभी नहीं देख पाएगी। मीरा रोने लगती है और कहती है कि जब उसने आरव को पहली बार देखा था तभी से वह उसे पसंद करती है, लेकिन परिस्थितियां ही इस तरह की होती चली गईं कि कब ये सब हो गया उसे खुद ही पता नहीं चला। अमित उसके सर पर हाथ रखकर कहता है कि अब बस बहुत हुआ ये बचपना, सामान उठाओ और मेरे साथ चलो।
अब तुम लोग साथ ही में रहोगे, विवाह विवाह ही होता है, समझौता नहीं। मीरा कुछ नहीं कहती, वह आरोही के पास जाकर बैठ जाती है। तो अमित कहता है कि एक बच्चे को पालने के लिए माता और पिता दोनों की ही आवश्यकता होती है, तभी बच्चे का पालन पोषण पूर्णतः सही से हो पाता है। अब ज्यादा मत सोचो, इसके लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो वह भी घर नहीं जाएगा और यहीं अपनी बहन और भतीजी के साथ रहेगा। अमित की मासूमियत भरी जिद देखकर मीरा मुस्कुराने लगती है और हाँ कह देती है। अमित कहता है, सुबह आरब आएगा और तुम लोगों की कल मंदिर में दोबारा शादी होगी, इसके साक्षी हम लोग भी होंगे। मीरा कहती है, ठीक है, वह तैयार रहेगी। अमित वापस लौट जाता है और सुमन को सारी बात बताता है। वे दोनों आरब के कमरे में जाते हैं। उसे नींद नहीं आ रही थी। आरोही का चेहरा याद करके वह बेचैनी से बालकनी में टहल रहा था। उसका मन खराब था क्योंकि इतने दिनों के बाद उसने अपनी बेटी को देखा, लेकिन उसे गोद में भी नहीं ले पाया। तभी उसके भैया भाभी कमरे में आते हैं और आरब चुपचाप जाकर बिस्तर पर बैठ जाता है। अमित उसके पास बैठता है और कहता है कि बड़े भाई के जीवन के लिए तुमने अपना जीवन तो बर्बाद कर लिया, अब मेरा भी तो कोई कर्तव्य बनता है। कल तुम्हारी और मीरा की शादी होगी, सुबह जाकर मीरा को मंदिर ले आना, हम लोग तैयारी करके रखेंगे। वह कहता है, मीरा नहीं मानेगी। अमित उसे बताता है, वह मान गई है, वह बात करके ही आ रहा है। आरब को पहले विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर वह अमित के गले लगकर रोने लगता है। अमित उसके सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देता है और कहता है, बेटा तुमने बहुत कुछ कर लिया, अब शांति से अपना जीवन जियो और अपने परिवार के साथ खुश रहो, हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं। अमित कहता है कि हम लोग जा रहे हैं, अब तुम सो जाओ। तो आरब कहता है, भैया अब नींद कैसे आएगी, आपकी अनुमति हो तो मैं मीरा के घर जा सकता हूँ। उसके भैया और भाभी दोनों विचार करने लगते हैं। फिर आरब का चेहरा देखकर अमित कहता है, ठीक है चलो मैं छोड़कर आता हूँ, क्योंकि तुम्हें उसका घर पता नहीं है। आरब तुरंत ही उसके साथ निकलने लगता है, लेकिन सुमन कुछ देर रुकने को कहती है और एक जोड़ी कपड़े गाड़ी में रख देती है। जब आरब पूछता है ये क्या है, तो सुमन कहती है, ये सब तुम्हें शादी के समय पहनना है और हमारी देवरानी और भतीजी को लेकर ही वापस घर आना। आरब मुस्कुराने लगता है और सुमन को लगता है कि अब उसे जीवन में और कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं है। वह बहुत खुश थी और जल्दी से जल्दी मीरा का स्वागत अपने घर में देवरानी के रूप में करना चाहती थी। अमित आरब को लेकर मीरा के घर जाता है। रात के 1 बज चुके थे। इधर मीरा की आंखों में भी नींद नहीं थी। वह आरोही के पास बैठी कुछ सोच रही थी। तभी उसे अपने दरवाजे के सामने कार रुकने की आवाज आती है, तो वह खिड़की पर जाकर देखती है। अमित की कार देखकर जाकर दरवाजा खोलती है, किंतु अमित जो आरब को छोड़कर जा चुका था, उसके सामने दरवाजे पर आरब खड़ा था। आरब को देखकर मीरा के दिल की धड़कनें काफी तेजी से बढ़ने लगती हैं। उसने आरब के इस समय आने की उम्मीद नहीं की थी। आरब के चेहरे से मीरा की नजरें हट नहीं रही थीं। उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि आरब आया है। वह एकटक बिना पलक झपकाए आरब को देख रही थी। तभी आरब धीरे से उससे पूछता है कि क्या वह अंदर आ जाए, तो उसे होश आता है और वह रास्ते से हटकर उसे अंदर आने का इशारा करती है। आरब कुर्सी पर बैठ जाता है और मीरा सामने सोफे पर। कुछ देर तक उन दोनों के बीच में वही जानी पहचानी खामोशी रहती है, लेकिन इस बार हमेशा की तरह मीरा नहीं, आरब उस खामोशी को तोड़ता है। पूछता है, कैसी हो? वह जवाब देती है कि जैसा आप छोड़कर गए थे वैसी ही हूँ। आरब कहता है, फैसला तो तुम्हारा ही था, मैंने तो सिर्फ अमल किया था। मीरा कहती है कि मैंने आपसे जाने के लिए नहीं कहा था, आप तो स्वयं ही चले गए थे। मेरा फैसला गलत था, ये तो मुझे भी पता चल गया था जब आपने मुझे आरोही के आने की सूचना दी थी। आपको भी तो बहुत जल्दी थी जाने की। हाँ, भैया की सर्जरी बहुत जरूरी थी, यदि सर्जरी ना होती तो भैया काफी खतरे में आ जाते, इसीलिए मैं जल्द से जल्द उनके पास पहुंच जाना चाहता था। और देखो भैया भी ठीक हो गए। ये सब तुम्हारे पैसों की वजह से ही हुआ था और तुम्हारा समझौता। उसने फिर दोबारा पूछा। मीरा कहती है कि शिमला से वापस लौटने से पहले ही उसने समझौते के पेपर फाड़कर फेंक दिए थे, क्योंकि उसे पता चल गया था कि विवाह विवाह ही होता है, समझौता नहीं। और वह अपने बच्चे को किसी समझौते की निशानी के रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह आज भी कानूनी रूप से आरब की पत्नी ही है। आरब उसे हैरानी से देखने लगता है और बहुत दुखी भी हो जाता है कि ये सब क्या हो गया। कुछ देर की खामोशी के बाद मीरा कहती है कि एक बार कहकर तो देखते, सब कुछ आप ही का तो था।
किसी को इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। अमित भैया की इतनी तबीयत खराब थी और आप लोग इतना सब कुछ झेल रहे थे। मैं वहां पर आराम से अपनी जिंदगी जी रही थी। किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आप लोगों ने मुझे अपना ही नहीं समझा। न ही सुमन ने और न ही आपने। सुमन से भी मैंने कई बार पूछा कि मैं उसकी मदद करूं, लेकिन उसने मुझे अपनी मदद नहीं करने दी। आपने भी मुझे अपनी परेशानी कभी भी नहीं बताई। यदि बता दिया होता तो हम लोगों को इस तरह से अलग अलग रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती और आरोही भी अपने पिता के साथ होती। आरोही का नाम लेते ही मीना की आंखें भर आती हैं और वह आगे कुछ नहीं बोल पाती। आरव धीरे से उठकर मीना के पास आकर बैठता है और उसके सर पर हाथ रखकर उसे सांत्वना देने लगता है और वह आरव के गले लगकर रोने लगती है और कहती है कि अब तो आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। आरव उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखकर कहता है कि एक बार गलती हो गई है, अब जिंदगी में कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। फिर उसके आंसू पोंछते हुए कहता है कि अब तुम रोती ही रहोगी या मुझे मेरी बेटी से भी मिलवाओगी? कहाँ पर है वह? हम भी तो देखें उसे, अभी तक ठीक से देखा भी नहीं। मीणा उसे अंदर लेकर आती है जहाँ पर आरोही सो रही थी। वह उसे देखकर उसके पास बैठ जाता है और उसके सुंदर से प्यारे से चेहरे को निहारने लगता है और कहता है, हमारी बेटी बहुत सुंदर है मीणा। मीणा भी सहमति से सिर हिलाती है और अपने आंसू पोंछती है। वह कहती है, आप ही पर गई है। आप पहली बार अपनी बेटी से इतने पास से मिल रहे हैं। समारोह में तो दूर से ही देखा था। आरव कहता है कि मेरा ध्यान इसके चेहरे से हट ही नहीं रहा था। जब वहां से लौटा था हर समय सिर्फ इसी का चेहरा सामने आ रहा था। तभी आरोही कुनमुनाने लगती है, फिर जागकर रोने लगती है। आरव उसे गोदी में उठाता है और खिलाने लगता है तो वह चुप होकर उसे देखने लगती है। राधा उसकी आवाज सुनकर आती है लेकिन आरव को देखकर वापस चली जाती है। वह आरव को पहचानती थी। जब उन लोगों की शादी हुई थी तभी से तीनों रात भर जागकर साथ में समय बिताते हैं और सुबह तैयार होकर मंदिर जाते हैं। वे लोग राधा को भी साथ ले जाते हैं। अमित ने समीक्षा और मीणा के माता पिता को भी बुला लिया था। सभी लोग विवाह में शामिल होकर वर वधू को आशीर्वाद देते हैं। विवाह के बाद मीणा अपने पति और बेटी आरोही के साथ अपने घर में सुख से रहने लगती है। अमित और आरव दोनों ने ही भाइयों की तरह राधा की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे अपनी बहन का सम्मान देते हुए एक अच्छा लड़का देखकर उसका भी विवाह कर दिया। स्वीटी और आरोही दोनों बच्चे भी साथ में काफी खुश थे। अब उन लोगों के जीवन में कोई भी समस्या नहीं थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।